नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री टॉपिक है, ये हम आज क्लियर करेंगे। ये मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान हैं वो कौन से भाग में दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिए गए हैं, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, किन निकायों का वो अध्यक्ष रहता है, किन का सदस्य रहता है, और जो हमारे राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, उनको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री, ये संविधान में कहाँ पर है इसका प्रावधान। तो संविधान के भाग जो 6 है वो राज्यों से संबंधित है। उसका शीर्षक है राज्य या स्टेट्स। उसके अनुच्छेद 164 में 164 में क्या है, मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब भारत में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है? भारत में संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक। अब संघात्मक में क्या होता है कि एक केंद्र सरकार होती है और एक स्थानीय स्तर की कोई सरकार होती है, और भारत में उस स्थानीय स्तर की सरकार को हम राज्य सरकार कहते हैं। संघात्मक में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र या संघ सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। तो जो केंद्र सरकार है इसके दो प्रधान होते हैं, एक जिसको हम नाम मात्र का प्रधान बोलते हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति। और एक जो वास्तविक प्रधान होते हैं, ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये हम सब इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, मैंने पूरा इंडियन पॉलिटी कवर करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो। और इसी प्रकार जो राज्य का विधानमंडल है उसी में भी इसी तरह की पद्धति अपनाई गई है। राज्य सरकार में भी एक नाम मात्र का प्रधान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में, और राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। और हम आज इसी मुख्यमंत्री के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 164(1). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब ये नहीं है कि राज्यपाल जिसका मन में आया उसको मुख्यमंत्री बना दे। इसके लिए कुछ शर्तों का, कुछ परंपराओं का राज्यपाल को अनुसरण करना होता है। किस प्रकार से वो ये डिसाइड करता है, उसके लिए कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में। सबसे पहला है कि राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसी को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उस पार्टी का जो नेता होगा उसको राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। मान लीजिए कि विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं आया है, तो वहाँ पर राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार करता है, और वो किसी को भी जिसको लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री है, ये अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है विधानसभा में, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। दूसरा क्या है? विवेक। कब? जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला हो, किसी भी दल को बहुमत नहीं, तो उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, और उस मुख्यमंत्री को 1 महीने के अंदर विधानसभा में अपना विश्वास मत है वो सिद्ध करना पड़ेगा। 1 माह में विश्वास मत प्राप्त या सिद्ध है वो करना पड़ेगा। अगर वो 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल नहीं करता है तो फिर विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तीसरा है कि जब मान लीजिए किसी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है और राज्यपाल ने उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, उसके नेता को, लेकिन परिस्थिति बस उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने पर जब तक
उस पार्टी के सभी सदस्य आपस में मंत्रणा न करके अपने नेता को नहीं चुनते हैं, तब तक राज्यपाल अपने विवेक से उस पार्टी के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने पर राज्यपाल विवेक से उसी बहुमत प्राप्त दल में से किसी को एक मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ये नहीं है कि किसी दूसरे दल से कर दें, उसी बहुमत प्राप्त दल में से किसी का करेंगे मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। तो ये है राज्यपाल की मुख्यमंत्री नियुक्त करने की शक्ति है। इसमें क्या है कि जो बार बार आयोग बने हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, उसमें बताया गया है कि राज्यपाल को किन प्रायिकताओं को फॉलो करते हुए जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त करना चाहिए या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सबसे पहला है कि अगर किसी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उसके नेता को हम मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो सबसे पहले प्राथमिकता उसे दी जाएगी जो चुनाव से पहले गठबंधन बना था। यानी चुनाव पूर्व बने गठबंधन के नेता को, फिर मान लो चुनाव पूर्व जो गठबंधन बना है उसकी भी सीटें नहीं बन रही है, तो उसके बाद जो चुनाव के पश्चात, उसके बाद चुनाव के पश्चात नहीं, उसके बाद है सबसे ज़्यादा सीटें जिसकी आई है उसके नेता को। 2 नंबर पे है सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाला दल, उसके नेता को आमंत्रित किया जाएगा कि आप सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हो। मान लो उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर चुनाव के बाद में, यानी चुनाव पश्चात जो गठबंधन बना है उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। और अगर किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, तो विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो इन प्रायिकताओं को फॉलो करते हुए राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 164 एक ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसके बाद है कि मुख्यमंत्री तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में तो राज्यपाल होते नहीं हैं, वहाँ तो प्रशासक होते हैं। तो क्या प्रशासक इनकी नियुक्ति करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है और उनमें विधानसभा है। कहाँ कहाँ पर है विधानसभा? हाल ही में 3 यूटी के अंदर विधानसभा है। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरी है दिल्ली और तीसरी है पुदुचेरी। इन 3 जगह पर विधानसभा है। तो इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्यपाल होते नहीं हैं और प्रशासक इनकी नियुक्तियां करते नहीं हैं। तो इनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति। तो ये हो गया केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में कि वहाँ के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा। अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है और इन्हें कार्यकाल से पूर्व भी राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं है कि जैसे नियुक्ति के संदर्भ में था कि मनमाने ढंग से नहीं हटा सकता, मनमाने ढंग से नियुक्त नहीं कर सकता, वैसे ही हटाने से संबंधित है कि मनमाने ढंग से इनको हटा भी नहीं सकता है। इनको हटाने का प्रावधान है कि अगर
राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इनको विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री को विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री विश्वास मत सिद्ध करेगा। अगर मुख्यमंत्री विश्वास मत सिद्ध करने से मना कर देता है, कि मुख्यमंत्री बोलता है कि हम विधानसभा में नहीं आएंगे और हम विधानसभा में जो विश्वास मत है उसके ऊपर वोटिंग नहीं करवाएंगे, तो राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो मुख्यमंत्री को हटा सकता है और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। दूसरा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकता है। ये हो गई हटाने से संबंधित प्रावधान। एक है कि मुख्यमंत्री जब चाहे तब राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, उसे मंत्रिपरिषद का भी त्यागपत्र मान लिया जाता है। यानी वहाँ पर संपूर्ण कार्यपालिका है वो त्यागपत्र दे दी जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गए कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाने से संबंधित प्रावधान। अब है अनुच्छेद 164 क। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 1999 में जब वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, तब उसमें 99 मंत्री थे, क्योंकि वो एक गठबंधन की सरकार थी, और जितने भी राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया था उसमें सभी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वाजपेयी सरकार में 99 मंत्री बनाए गए थे। इसीलिए मंत्रियों पर कंट्रोल करने के लिए कि इससे ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 है वो लाया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रियों की संख्या है, केंद्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, प्रधानमंत्री को मिला करके। ऐसे ही राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी मंत्रियों की संख्या है वो उनकी कुल संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं होगी, मुख्यमंत्री को मिला के। राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, तो इसकी 15% कितनी हो गई? 30। यानी मुख्यमंत्री को मिला करके अधिकतम मंत्री 30 हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की सीटें कम हैं, तो वहाँ पर न्यूनतम मंत्रियों की संख्या क्या की गई है? 12 निर्धारित की गई है कि न्यूनतम 12 मंत्री होंगे और अधिकतम कुल सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164(1) में कै प्रावधान जोड़ा गया। दूसरा प्रावधान 164(1) ख जोड़ा गया। ये भी 91वां संविधान संशोधन 2003 की मदद से। इसमें ये कहा गया है कि जो 10वीं अनुसूची यानी दल बदल जो कानून आया था उसके आधार पर 10वीं अनुसूची में जो निर्भरताएं वर्णित है उसके अनुसार अगर विधानमंडल का कोई सदस्य निर्हित पाया जाता है, अयोग्य पाया जाता है, तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। ऐसा ही संघ सरकार में उसको मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता और उसको प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपको ये पता होगा, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, कि कोई भी व्यक्ति है उसको हम बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री बना सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसको प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता है वो लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं से चुनाव जीत करके या मनोनीत होकर के अगर राज्यसभा में है या विधान परिषद में है तो उसको विधानमंडल में आना पड़ेगा, उसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी वो 6 महीने के बाद है वो मंत्री पद पर बना रह सकता है। अगर 6 माह के अंदर वो कोई भी पद ग्रहण नहीं करता है तो उसको सदस्यता है उसका मंत्री नहीं रहेगा। ये संविधान के 164(1) ख में वर्णन किया गया है कि अगर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य हो गया है तो उसको मंत्री भी नियुक्ति नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सदस्य तो रहता ही नहीं है विधानमंडल का। तो ऐसा नहीं है कि अगर सदस्य नहीं है तो उसको हम बाद में मंत्री बना दे सीधा। ये सारी
प्रावधान है वो उसके ऊपर भी लागू होंगे। तो ये बताया गया अनुच्छेद 164 एक ख में। अब है अनुच्छेद 164 2, जिसमें कहा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कि कोई भी निर्णय है मंत्रिपरिषद का या मुख्यमंत्री का, वो पूरी मंत्रिपरिषद का, राज्य की सरकार का निर्णय माना जाएगा। अगर कोई मंत्री उससे सहमत नहीं है तो वो मंत्रिपरिषद के अंदर इस बात को उठा सकता है, लेकिन बाहर इस मुद्दे को लेकर नहीं आएगा। यही चीज़ है कि अगर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा या त्यागपत्र सौंप देता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाती है। तो ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 3, जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ से संबंधित है। इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है और इनको शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ये किस प्रकार की शपथ लेते हैं? ये अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो 164 3 में क्या होगी? मुख्यमंत्री की शपथ। अब है अनुच्छेद 164 4। अनुच्छेद 164 4 में वही बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति 6 माह तक किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो वो मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होगा या मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता। ये वही बात है कि किसी भी व्यक्ति को हम सीधे मंत्री बना सकते हैं, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर कहीं न कहीं से चुनाव लड़ के विधानसभा में पहुंचना होगा, उसकी सदस्यता लेनी होगी। इसी चक्रों में कई बार पार्टियां क्या करती है, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है बिना, अगर वो चुनाव हार जाता है या वो पहले चुनाव नहीं लड़ा है तो बाद में किसी भी सीट से जो पहले वहाँ से जीता है उससे त्यागपत्र दिलवा करके उपचुनाव करवा के उस बंदे को जिताया जाता है, जैसा जयनारायण व्यास के केस में हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे। अब कई राज्यों में विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, तो इससे संबंधित प्रावधान हमारे स्टेट पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है कि जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है उसमें मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो विधानसभा का ही सदस्य हो। विधान परिषद का सदस्य है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। विधान परिषद में सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो मनोनीत सदस्य है वो भी क्या बन सकता है? मुख्यमंत्री बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आया हो। तो एक राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सवाल बनता है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, या ऐसे है कि राष्ट्रपति चुनाव में मुख्यमंत्री भाग नहीं लेगा यदि वह विधानसभा का सदस्य हो, वह विधान परिषद का सदस्य हो, अथवा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। तो यहाँ पर ज़्यादा सही आंसर कौन सा होगा कि अगर वह विधान परिषद का सदस्य है और मुख्यमंत्री है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि है वही भाग लेते हैं। अब जो 104वां संविधान संशोधन आया था अपना, 104वां संविधान संशोधन 2019, उसमें क्या प्रावधान था? उसमें यह था कि इससे पहले अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत कर सकते थे और अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। लेकिन 104 के बाद इस प्रकार के मनोनयन को हटा दिया गया है। तो इससे पहले अगर कोई लोकसभा में मनोनीत हुआ है एंग्लो इंडियन, तो वो मनोनीत के रूप में भी क्या है? मुख्यमंत्री बन सकता था। तो मनोनीत के रूप में मुख्यमंत्री तो है किंतु वो निर्वाचित नहीं है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विधान परिषद से अगर मुख्यमंत्री है तो नहीं लेगा, और मनोनीत है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोट। मान लीजिए किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल और केवल विधानसभा में लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता। और चूंकि वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं है तो उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अपनी माइंड में रखनी है।
तो ये हो गया अनुच्छेद 164(4). अब है अनुच्छेद 164(5), जो मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों से संबंधित है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और अभी वर्तमान में इसका वेतन कितना है, 75,000 रुपये है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? कल की क्लास में हमने राज्यपाल पढ़ा था। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अगर कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से राज्यपाल बनाया गया है तो उसको वेतन किस राज्य से किस अनुपात में मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्यमंत्री को भी वेतन राज्य की संचित निधि से मिलना है, राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये हो गया मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 164(5) में दिए गए हैं। अब है अनुच्छेद 167। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां या उसके कर्तव्य, कि मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, क्या काम होते हैं मुख्यमंत्री के। तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल को सूचना देने से संबंधित कर्तव्य है। इनको हमने राज्यपाल जब टॉपिक पढ़ा था कल, उसमें भी देखा था। उसमें सबसे पहले है कि मुख्यमंत्री है वो कार्यपालिका से संबंधित और प्रशासन से संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना राज्यपाल को देगा, मांगे या बिना मांगे। जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के कार्यपालिका या प्रशासन से संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं उनकी सूचना इसको देगा, राज्यपाल को सौंपेगा, चाहे राज्यपाल मांगे या बिना मांगे। ये लिखा गया है। दूसरा है कि अगर राज्यपाल किसी विषय पर कोई जानकारी मांगता है या सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांगी है तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो उसको सूचना दे। तीसरा है कि अगर कोई मंत्री है उसने किसी विषय पर कोई विनिर्णय किया है लेकिन उसको अभी तक मंत्री परिषद में विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल उसे मंत्री परिषद के विचार के लिए मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कर्तव्यों से संबंधित है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य ये है अनुच्छेद 167 में। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कुछ अन्य कार्य देखते हैं। सबसे पहले तो है कि मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। वो नाम मात्र के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं लेकिन वास्तविक प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री का ही रहता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे और अगर किसी मंत्री के कार्य निष्पादन से वो संतुष्ट नहीं है तो वो मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, और अगर फिर भी मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो वो राज्यपाल से इसकी सिफारिश करके उसको बर्खास्त करवा सकता है। इसके अलावा मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। मंत्रियों को परामर्श देना और सभी विभागों पर नियंत्रण रखना और आपस में संतुलन बनाए रखना है, ये मुख्यमंत्री के कार्य हैं। वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा के पटल पर राज्य सरकार की नीतियों की घोषणा करता है और राज्य विधानमंडल का सत्राहूत करने के लिए और सत्र के सत्रावसान के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। और अगर राज्य विधानसभा का विघटन करना है तो उसकी सलाह भी मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। तो ये मुख्यमंत्री के कुछ कार्य हैं। मुख्यमंत्री है वो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। हमारे प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन, और वर्तमान में है सुधांशु पंत। ये सुधांशु पंत जी है, इनका आप चित्र देख सकते हो। हमारी प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। ये थोड़े बहुत क्या बोल सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप याद कर सकते हो। अब है कि मुख्यमंत्री निम्न निकायों के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। कुछ निकाय हैं, संघ स्तर के जो निकाय हैं
उनमें मुख्यमंत्री उनके सदस्य होते हैं। राज्य स्तर के जो निकाय हैं उसमें मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग इनके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इन तीनों निकायों के सदस्य होते हैं। कौन कौन से? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, उत्तानवी घोषणा हो गए। तो इनका अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होते हैं। कोई क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है उसके उपाध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री, जो हाल ही में अमित शाह जी हैं वो उनके अध्यक्ष होंगे। तो ये याद रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जबकि क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नियोजन विभाग का अध्यक्ष होता है। और जो रीति इंस्टीट्यूट बनाया गया है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सबसे पहले देखते हैं हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री की बेटी थी जिनका नाम क्या था? शांता। इनके नाम पर इन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर एक संस्था है वो चालू की, शिक्षा संस्थान, जिसको हम वर्तमान में वंशथिली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। ये निवाई टोंक में है और ये देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, क्योंकि संविधान जब शुरू हुआ था उससे पहले राज्य में मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। 30 मार्च 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था इन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री, जो राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला है जिसे पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों सम्मानों से अलंकृत किया गया है। तो ये थे हीरालाल शास्त्री से संबंधित। अब देखते हैं CS वेंकटाचार्य। ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कितने मनोनीत मुख्यमंत्री हुए हमारे राजस्थान में? 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। और ये सिविल सर्वेंट थे, IAS अधिकारी थे। फिर है जयनारायण व्यास। उनके कुछ समाचार पत्र थे, पीप, आगीबाण, अखंड भारत, तरुण राजस्थान। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हुए थे और बाद में निर्वाचित भी होते। निर्वाचित होने में इनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था 1952 में, जोधपुर और जालोर, दोनों ही जगह से ये चुनाव हार गए थे। चुनाव हार गए थे तो इनकी जगह किसको बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली बनाना किसको चाहते थे? जयनारायण व्यास को ही। तो किशनगढ़ सीट है, वहाँ से सीट खाली करवाई गई। चांदवन मेहता जी है, इन्होंने अपनी सीट छोड़ी, अपना त्यागपत्र दिया और वहाँ पर फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में जब जयनारायण व्यास जी जीत कर आए तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और इस प्रकार से ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। 3 मनोनीत CM है, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। जिनके बोलते हैं कि बिल्ली के भाग का छिंका टूट गया, वो बात है कि टीकाराम पालीवाल जी है, ये मुख्यमंत्री हुए और अपने प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का खिताब इन्होंने जीत लिया। बाद में किशनगढ़ सीट खाली होने पर उपचुनाव जयनारायण व्यास जी जीते तो इन्हें मुख्यमंत्री से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये हमारे पहले उप मुख्यमंत्री भी थे और व्यास को CM बना दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है अब तक के, 17 वर्ष इनका कार्यकाल है और ये 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होकर आए हैं। इनके समय में पंचायती राज की शुरुआत नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 1958 में इनके कार्यकाल में हुआ था और संभागीय व्यवस्था इनके कार्यकाल में बंद कर दी गई 1962 में। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था और इनके
जो सरकार है उसमें पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी। बरकतुल्ला खान, ये पहले अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं और भारत पाक युद्ध के समय यही हमारे मुख्यमंत्री थे और ये प्रथम मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। इसके बाद आते हैं हरिदेव जोशी। इनके नाम रिकॉर्ड है 1952 से जब तक इन्होंने चुनाव लड़ा ये 10 बार विधायक रहे और मृत्यु पर्यंत तक विधायक रहे। सांसद इन्होंने एक भी बार नहीं बने हैं। ये 3 बार सीएम रहे लेकिन एक भी बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, ये विडंबना रही इनके साथ। ये पहले विकलांग सीएम है, इनका एक हाथ कटा हुआ था और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो 1977 में लगा था वो इन्हीं के काल में लगा था और इनके काल में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हो गई 1987 में। 1962 में बंद हुआ था, 1987 में दोबारा शुरू हो गई। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत। इनको बाबू शाह के नाम से भी जाना जाता था और ये 3 बार सीएम पद पर निर्वाचित हुए थे। ये एकमात्र ऐसे सीएम जो वाइस प्रेसिडेंट भी बने, यानी उपराष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र सीएम है अपने भैरव सिंह शेखावत। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे, 1977 में बने थे ये। तीसरा व चौथा राष्ट्रपति शासन दोनों इनके कार्यकाल में लगे थे। 1977 में राजस्थान में अंत्योदय योजना की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में की गई। जगन्नाथ पहाड़िया, ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे अपने और इनके काल में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। इन्होंने कवयित्री महादेवी वर्मा पर कुछ टिप्पणी की थी जिनके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब देख लीजिए कि एक मात्र टिप्पणी करने से पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। फिर आते हैं शिवचरण माथुर। 1985 में डीग में गोलीकांड हुआ, भरतपुर के महाराजा मानसिंह की मृत्यु हो गई और इसके कारण इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। हीरालाल देवपुरा, ये न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 16 दिन का ही रहा। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और एकमात्र सीएम जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने वाले सीएम और सबसे कम कार्यकाल के सीएम कौन है? हीरालाल देवपुरा। फिर आती है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का जन्म है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये प्रथम महिला सीएम है अपने राजस्थान की और राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है। ये 5 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुकी हैं। फिर आते हैं जादूगर अशोक गहलोत। इनको जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। 25 दिसंबर 2000 को इन्होंने अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की थी। पहले जो आई थी वो अंत्योदय योजना थी, ये अंत्योदय अन्न योजना है। ऐसे सीएम जिनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। हालांकि इनका राजनीतिक कैरियर इतना ज़्यादा उजागर नहीं है, प्रज्वलित नहीं है। ये 2000 से 2005 तक अटारी गांव के सरपंच रहे हुए। सरपंच से सीधा मुख्यमंत्री, ये होती है छलांग लगाना। जब हम भी आरएस बन जाएंगे तो हमारी भी छलांग कुछ इसी प्रकार की होगी। ये 12वें निर्वाचित सीएम है और अगर मनोनीत मुख्यमंत्री को भी जोड़ा जाए तो ये 14वें सीएम है वर्तमान में भजन लाल शर्मा। अब कुछ अलग से फैक्ट देखते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये 4 हैं। कौन कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। MHSJ, इसे आप याद रख सकते हो। मोहनलाल सुखाड़िया वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर असम में तो रहे हैं। हरिदेव जोशी है वो मेघालय और पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल रहे हैं। फिर है 3 गैर कांग्रेसी सीएम बने हैं, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और भजन लाल को तो हम जानते ही हैं। 3 ऐसे सीएम जो विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी। 1 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बने थे, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार,
शिवचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार और जयनारायण व्यास 2 बार, 1 बार मनोनीत और 1 बार निर्वाचित। तो ये 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बने थे। 7 उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब उप मुख्यमंत्री पद है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, जिस प्रकार उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के पद है वो बनाए जाते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद भी बनाए गए थे, इसी तरह उप मुख्यमंत्री के पद भी बनाए गए हैं। तो राजस्थान में 7 व्यक्ति है वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है उप मुख्यमंत्री के रूप में और ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल का न्यूनतम कार्यकाल रहा है उप मुख्यमंत्री के रूप में। सचिन पायलट, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये 7 उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। तो ये हो गया अपना आज का टॉपिक कंप्लीट, जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छी तरह से पसंद आया हो, तो अपने कीमती सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कल हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।